जय हिंद दोस्तों, मैं हरीश डांगी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मानक शब्दावली। मानक शब्दावली अगर हम देखें तो वैसे तो ये हमारा सब्जेक्टिव से एग्जाम से यानी कि मेंस का पार्ट है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव से एग्जाम की बात करें तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी वर्तनी शुद्धिकरण जिसको हमने कहा है वहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। इस मानक शब्दावली के अंतर्गत हमारे सारे मानक शब्द आते हैं और मानक शब्द किससे बने होते हैं उसके लिए हमें वर्तनी का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। जब हम वर्तनी की बात करते हैं तो वर्तनी हमारी ऑब्जेक्टिव से एग्जाम में बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वही अगर सब्जेक्टिव से एग्जाम में बात करें तो उस मानक शब्द के लिए भी हमें उस वर्तनी का ध्यान रखना होता है। तो इस मानक शब्दावली के अंतर्गत ही हम यहाँ पर वर्तनी के कुछ नियम होते हैं और क्या क्या नियम होते हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। दोनों एग्जाम से में आपके प्रश्न आते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव से एग्जाम की बात करें तो ऑब्जेक्टिव से एग्जाम में आपके वर्तनी से प्रश्न आ जाएंगे, उसकी वर्तनी आपको सही बताना होगा। और सब्जेक्टिव से एग्जाम में भी आपके 4-5 वर्ड दे देगा और 4-5 वर्ड में से आपके मानक शब्द पूछेगा या पूछेगा कि इसमें से कौन सा अमानक शब्द है या कौन से शब्द आपके मानक शब्द हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। तो उसके लिए जरूरी है वर्तनी के नियम जानना। तो चलिए बहुत बेसिक से और एक एक करके हम यहाँ पर वर्तनी के नियम जानते हैं मानक शब्दावली के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें मानक शब्दावली की तो इसकी परिभाषा आप देख लीजिए। ऐसी शब्दावली जो व्याकरण के नियमों के अनुसार पूर्ण रूप से क्या हो, शुद्ध हो, उसी को हमने क्या नाम दिया, मानक शब्दावली नाम दिया। ऐसी शब्दावली जो व्याकरण के नियमों के अनुसार और पूरी तरह से यानी कि पूर्ण रूप से क्या हो, शुद्ध हो, उसे क्या कहा जाता है, मानक शब्दावली कहा जाता है। और अगर प्रश्न आता है कि मानक शब्दावली किसके द्वारा मानकीकृत की गई, तो ध्यान रखना यहाँ पर मानक शब्दावली आपकी केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा यहाँ पर ये मानकीकृत की जाती है। अब इसके अनुसार केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानकीकृत की गई मानक शब्दावली की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार हिंदी में जो स्वर होते हैं आपके, ये ऊपर वाली जो लाइन होती है, ये ऊपर वाली लाइन आपकी रिप्रेजेंट कर रही है किसको, स्वर को, यानी कि ये सभी हमारे क्या है, स्वर है। और मानक शब्दावली के अनुसार अगर हम स्वरों की संख्या की बात करें बेटा तो यहाँ पर स्वरों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। जबकि हम हिंदी वर्णमाला में अगर स्वर देखते हैं तो परंपरागत रूप से 13 होते हैं, जिनमें हम अंग और अह को भी ले लेते हैं। फिर जब हम सामान्यतः स्वर देखते हैं तो फिर 11 हो जाते हैं, उनकी संख्या 11 हो जाती है। अंग और अह को अयोगवा वर्ण बोल दिया जाता है। क्यों बोल दिया जाता है, मैंने वर्णमाला में काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया है कि अयोगवा वर्ण आपके वो होते हैं जो अ के योग से बने होते हैं और व्यंजनों के लिए अर्थ वहन करते हैं, यानी कि ना तो पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से स्वर होते हैं। और इनको हम स्वर की श्रेणी में क्यों रखते हैं और व्यंजनों की श्रेणी में क्यों रखते हैं वह भी मैंने काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। फिर खैर हमें यहाँ पर मानक शब्दावली के लिए इन 11 स्वरों का यहाँ पर ध्यान रखना है। और ध्यान रखना मानक शब्दावली के अनुसार जहां पर भी 11 स्वर होंगे ये हमारे इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। इसमें कौन नहीं होते तो ध्यान रखना इसमें अंग और अह नहीं माने जाते। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो नीचे आपको वर्ण दिखाई दे रहे हैं ये सारे हमारे कौन से वर्ण है बेटा, ये हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं। इन व्यंजन वर्णों को भी आपकी सामान्य जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो क से लेकर के म तक के, ये जो क से लेकर के म तक के जितने भी व्यंजन होते हैं इन व्यंजनों को हम किस नाम से जानते हैं बेटा, इन व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। और दूसरा ये वर्गों में डिवाइड होते हैं तो इनको स्पर्श व्यंजन के अलावा वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट बेटा अगर इनकी संख्या की बात आए तो देखिए संख्या इनकी कितनी होती है, संख्या इनकी होती है 25। कितनी संख्या होती है बेटा इनकी, संख्या इनकी हो जाएगी 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं हमारे हिंदी में, तो ये होते हैं 25। तो ये भी आपके मानक शब्द में ही रहेंगे, इन्हीं व्यंजनों का प्रयोग होगा। तो क से लेकर के म तक वाले ये सारे व्यंजन आपके स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। एक बार पहले वर्तनी के नियम हम जानेंगे काफी अच्छे से। जब आपको वर्तनी के नियम काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम मानक शब्द की बात करेंगे कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिलहाल आपको वर्तनी के नियमों को काफी अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट बेटा अगर इसी में अगर हम बात करें, देखिए इसी में ये जो आखिरी वाली जो लाइन होती है ना बेटा, ये हमारी क्या कहलाती है, ये आखिरी वाली लाइन हमारी पंचम वर्ण कहलाती है। इनको हम पंचम वर्ण
या पंचमा अक्षर के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब पंचम वर्ण या पंचमा अक्षर को अगर हम आधुनिक हिंदी में प्रयोग देखें तो एक अनुस्वार के रूप में इनका प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इनका जो प्रयोग कैसे होता है इसके नियम भी हम काफी अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें तो ये जो दो व्यंजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ट वर्ग के ड और ढ के समान जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो ये जो दो व्यंजन आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये हमारे कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं बेटा? उच्छिप्त या द्विगुण, ताड़नजात, ऐसे बहुत सारे इनके नाम हैं। तो इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम उच्छिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। य, र, ल, व, ये जो चार वर्ण होते हैं बेटा, ये चार आपके कौन से व्यंजन होते हैं? तो ध्यान रखना है आपको, ये चार आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनमें से अगर य और व की बात करें तो य और व आपके अर्धस्वर होते हैं। र आपका प्रकंपित, यानी कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ वाइब्रेट होती है, तो इनको हम प्रकंपित व्यंजन के नाम से भी या लुंठित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। और जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि होती है जीभ पीछे से, जीभ के अगल बगल से निकल करके बाहर आती है, तो पार्श्विक व्यंजन भी इसको कहा जाता है। किसको? ल को। ये चारों जो हमारे होते हैं बेटा, इन चारों को हम उष्म या संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उष्म या फिर संघर्षी व्यंजन भी आप इनको कह सकते हैं, उष्म या संघर्षी व्यंजन। ये जो चार हमारे होते हैं बेटा, ये इन्हीं व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं। और इन्हीं व्यंजनों की अगर हम बात करें तो इन्हीं व्यंजनों से मिलकर के बने होते हैं, तो इनको हम क्या नाम दे देते हैं? इनको हम संयुक्त व्यंजन नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? संयुक्त व्यंजन नाम दे देते हैं। अब अगर हम बात करें मानक वर्ण की, तो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये बोर्ड पर, ये सभी आपके मानक शब्दावली यानी कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार इसके अंतर्गत क्या माने गए हैं? मानक वर्ण माने गए हैं। अब इनमें अगर बेटा बात करें, फिर यहाँ पर डाउट ये आता है कि सर अगर ये सभी मानक वर्ण है तो फिर अमानक वर्ण कौन सा होता है? अमानक वर्ण कौन सा होता है? तो देखिए, आपने बहुत बार एक वर्ण जो काफी पहले यूज होता था, वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं होता है, इस तरह का एक वर्ण देखा होगा। इस तरह का एक वर्ण आपने देखा होगा। तो ये जो वर्ण कहलाता हमारा, इसी वर्ण को हम क्या बोल देते हैं बेटा? इसी को हम अमानक वर्ण बोल देते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? अमानक वर्ण के नाम से जानते हैं। इसके प्रयोग की अगर बात करें बेटा, तो पहले हम क्या करते थे, जैसे जो झंडा भक्त है वो इस तरह से लिख देते थे, या फिर जैसे इसी को हम एक दूसरे तरीके से, जैसे हमें झंडा लिखना होता था तो बहुत बार आपने देखा होगा कि इस तरह से झंडा, ठीक है, या इसी तरह से झाबुआ वगैरह। तो इसका जो हम समझते थे वो इसका अर्थ हम झ से लेते थे। किससे? झ से। तो ध्यान रखना बेटा, ये हमारा कौन सा वर्ण हो जाएगा? ये हमारा अमानक वर्ण हो जाएगा। और बाकी के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक वर्ण की गिनती में आते हैं। ये हमारी वर्णमाला की कुछ बेसिक जानकारी है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके एक एक नियम की, तो देखिए अगला है आपका अनुस्वार। अब अनुस्वार क्या होता है? तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि अनुस्वार आपकी नासिक की ध्वनि होती। कौन सी ध्वनि होती है बेटा? ये आपकी नासिक की ध्वनि होती, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो नासिक की ध्वनि होती है, ये हमेशा एक बात और आपको ध्यान रखना है, स्वर के बाद आती है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर अनुनासिक की बात करेंगे तो देखिए बेटा, अनुनासिक भी आपकी नासिक की ध्वनि होगी, ये भी आपकी कैसी होगी? नासिक की ध्वनि होगी, लेकिन ये स्वर के साथ आएगी। इन दोनों में, अनुस्वार और अनुनासिक, ये दोनों आपकी नासिक की ध्वनियां ही है। और इन दोनों में डिफरेंस इतना सा है कि जो नासिक की ध्वनि स्वर के बाद में आएगी वह आपकी अनुस्वार कहलाएगी, और जो नासिक की ध्वनि स्वर के साथ आएगी वह आपकी क्या कहलाएगी? अनुनासिक कहलाएगी। इन दोनों के चिन्ह की अगर बात करें बेटा यहाँ पर, तो देखिए अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वो इस तरह से, आपने किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदु लगा हुआ दिखाई दिया होगा, और वही बिंदु आपका क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। और अनुनासिक का जो चिन्ह होता है बेटा, तो जो हम चंद्रमा लगाते हैं या चंद्र बिंदु हम जिसको बोलते हैं, ये आपका एक अर्धचांद होता है, उसके अंदर एक बिंदु होता है इस तरह से। ये आपका किसका चिन्ह होता है बेटा? ये आपका चिन्ह होता है किसका? अनुनासिक का। तो ये चिन्ह भी आपको ध्यान रखने हैं, ये आपका अनुस्वार का चिन्ह है और ये आपका किसका चिन्ह है बेटा? अनुनासिक का चिन्ह है। अब देखिए अनुस्वार की हम बात करते हैं, तो अनुस्वार जिसे कुछ शब्द यहां पर लेते हैं, एक हमने ले लिया
कंकाल, एक हमने यहां पर ले लिया गंगा, कंधा, गंजा, कंठ, संयम, संविधान। ठीक है, तो बेटा देखिए मेरा यहाँ पर समझाने का अर्थ सिंपल सा ये है कि जो ऊपर आपको बिंदु दिखाई दे रहा है यही बिंदु हमारा क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है। अब कैसे हम पहचानेंगे कि अनुस्वार कहलाता है, तो पहली बात तो हमें ध्यान रखना है स्वर के बाद आएगा। दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बेटा आपको, ये जब भी हमारे होते हैं अनुस्वार, ये दो रूपों में जो हमारे सामने आता है, एक पंचमाक्षर के रूप में सामने आता है और दूसरा किस रूप में सामने आता है, दूसरा इसके वास्तविक रूप में सामने आता है, आएगा हमेशा स्वर के बाद ही। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कंकाल की, तो देखिए बेटा ये जो अनुस्वार होता है, ये अनुस्वार होता है ना, ये इसके पीछे अगर कोई स्पर्श व्यंजन आता है, जैसे क हमारा क्या है, स्पर्श व्यंजन है, तो अब ये जो अनुस्वार होगा इसी के पांचवें वर्ण, इसी के पांचवें वर्ण में परिवर्तित, इसी के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि अगर हम क वर्ग के पंचम वर्ण की बात करें तो क वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, न है। अब जब हम इसको तोड़ेंगे बेटा, तो जैसे देखिए एक तो क को जब हम तोड़ेंगे तो क के तुरंत बाद में क्या आएगा, अ आएगा। अब ये जो अनुस्वार होगा इसके पीछे अगर स्पर्श व्यंजन आएगा तो अनुस्वार इसी के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा इसमें। और जब भी अनुस्वार इस पंचम वर्ण में परिवर्तित होता है तो जो पंचम वर्ण होता है हमेशा कैसा होता है बेटा, आधा होता है। कैसा होता है, आधा होता है। अब आप एक चीज को नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो आया अनुस्वार जब पंचम वर्ण में बदला, यानी कि जब अनुस्वार आया तो ये किसके बाद आया बेटा, इस स्वर के बाद आया। किसके बाद आया, स्वर के बाद आया, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, अनुस्वार कहा। दूसरा अगला देखिए यहाँ पर गंगा, तो गंगा में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ग को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये ग लिख दिया। अब ग में से आप कौन सा स्वर अलग निकालेंगे, अ, ग के साथ अ जोड़ा हुआ है ना, तो ये अ हमारा अलग निकल गया। अब टूटेगा हमारा अनुस्वार, तो अनुस्वार के बाद में ग है। अब ग स्पर्श व्यंजन है और इसका पांचवा वर्ण भी यही है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये आपका आ जाएगा अनुस्वार पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा इसी के पीछे वाले स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण में, और ये कैसा रहेगा, आधा। तो ये जो बनेगा गंगा, ये ध्यान रखना बेटा किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, और आपने जो पुरानी किताबें हैं उन पुरानी किताबों में आपने देखा होगा तो गंगा बहुत बार मैक्सिमम आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखाई दिया होगा। चलिए इसको एक बार मैं सही से लिख देता हूं। देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम, ये हो गया हमारा गंगा। क्लियर। इसी तरह से बेटा अगर यहां पर बात करें तो इस अनुस्वार के बाद और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर देखिए ये जो पंचम वर्ण यानी कि जिसको हमने अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त किया था, ये किसके बाद आया, स्वर के बाद आया। किसके बाद आया बेटा, स्वर के बाद आया। तो वह नासिक की ध्वनि जो स्वर के बाद आती है, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि किन दो रूपों में और कैसे प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कंधा की, तो कंधा में भी पीछे ये क है। ठीक है, सीधा तोड़ देते। अब आपको इतना तो पता चल गया है कि क के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अ, यानी कि कौन क्या जुड़ा हुआ है, स्वर जुड़ा हुआ है। अब स्वर के बाद में अनुस्वार परिवर्तित होगा, तो अनुस्वार के बाद ध है, और आप सभी जानते हैं कि जो ध है इस ध त वर्ग का है और इसका पंचम वर्ण क्या है, न है। तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा बेटा, न में, और ये हो जाएगा आपका कंधा। इसी तरह से अगर गंजा की बात करें तो ग और अनुस्वार के बाद ज है। ठीक है, अब ज किस वर्ग का बेटा, च वर्ग का है। तो ये ज का जो पंचम वर्ण होगा क्या होगा, य, यानी कि ये अनुस्वार किस में परिवर्तित हो जाएगा, य में, और पीछे वाला जो ज है ये इस तरह से हो जाएगा। तो पंचम वर्ण वाले नियम जो क्या होंगे ये मैंने काफी अच्छे से वर्णमाला में भी समझाया और एक छोटे रूप में मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर भी समझा दिया। तो देखिए इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पहली बात, कहने का अर्थ यह है कि शब्द इस तरह से लिखा हुआ है तब भी वह मान्य होगा, और शब्द इस तरह से लिखा हुआ है
तब भी वह क्या होगा, मान्य होगा। लेकिन अगर शब्द इस तरह से लिखा हुआ आए तो ध्यान रखना बेटा, ये कभी भी हमारा मान्य नहीं होता है। ये हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा, ये अमानक शब्द हो जाएगा। यही आपको ध्यान रखना है और यही इस नियम को समझाने के पीछे मेरा यही उद्देश्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये शब्द गलत हो जाएगा। हम अधिकतर इसका जब उच्चारण करेंगे तो न के रूप में करते हैं, गंजा गंजा, जबकि वह होता है गंजा। ठीक है, तो ये यह होता है, इसका पंचम वर्ण होता है। इसी तरह से जब इसको तोड़ेंगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा कंठ। क्या बन जाएगा बेटा, कंठ। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, अब अनुस्वार के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन है क्या, नहीं है। कोई स्पर्श व्यंजन है क्या, नहीं है। कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। तो ये जो आप अंग पढ़ते हो अनुस्वार का मूल रूप होता है, अनुस्वार का मूल रूप होता है। यहाँ पर भी अगर पीछे स्पर्श व्यंजन नहीं आता है तो यहाँ पर भी अनुस्वार का कौन सा रूप हो जाएगा बेटा, मूल रूप हो जाएगा। ठीक है, ये जो पंचम वर्ण वाला नियम लागू होता है बेटा, ये हमारा स्पर्श व्यंजन में ही लागू होता है। किस में लागू होता है, ये हमारा स्पर्श व्यंजन में ही लागू होता है, क्योंकि जो 5 वर्ण होते हैं ना वो इन्हीं लाइन में होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सभी जगह 4-4 व्यंजन है या 4-4 वर्ण है। यहाँ पर पंचम वर्ण का जो गेम होता है वो इन स्पर्श व्यंजनों के अनुसार ही होता है। कैसे ध्यान रखना है, अनुस्वार 2 रूपों में होता है, हमेशा जब भी ऊपर आएगा इस तरह से लगा हुआ आएगा। क्लियर। दूसरा, शब्द अगर इस तरह से दे देगा तो ये भी आपका सही होगा, और इस तरह से दे देगा तब भी आपका क्या होगा, सही होगा। लेकिन अगर यहाँ पर इसके अलावा कोई दूसरा पंचम वर्ण पर रख देता है तो ध्यान रखना, ऐसी कंडीशंस में आपका जो शब्द होगा वह मानक नहीं होगा, वह मान्य नहीं होगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये नियम कहता है कि अनुस्वार के बाद में जो भी स्पर्श व्यंजन आता है, ये जो अनुस्वार होगा इसी स्पर्श व्यंजन के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा बेटा, आपको ध्वनि पहचानने के लिए ध्यान रखना होगा, ये अनुस्वार ध्वनियां हमेशा जिस तरह से यहाँ पर स्वर के बाद आई, इन सभी में ये हमेशा किसके बाद आती है, स्वर के बाद आती है। क्लियर। तो ये अनुस्वार के 2 रूप होते हैं, एक तो इसका वास्तविक रूप होता है और एक पंचम वर्ण के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। अगली बात करते हैं अनुनासिक की। तो अनुनासिक भी आपकी कौन सी ध्वनि होती है बेटा, नासिक की ध्वनि होती है, जो हमेशा किसके साथ आएगी, स्वर के साथ आती है। किसके साथ आती है, स्वर के साथ। अब आप कहेंगे सर स्वर के साथ कैसे, तो देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पर लिख करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा आंत, क्या लिखा, आंत। और हमने यहाँ पर लिखा गांव, हमने यहाँ पर लिखा सांप, क्या लिखा बेटा, सांप। या फिर कभी कभी जब मात्रा सुरेखा से ऊपर हो, शिरोरेखा से ऊपर हो, जैसे जोंक, तो चंद्र बिंदु ना लगा करके हम क्या यूज कर देते हैं, बिंदु ही यूज कर देते। लेकिन होती ध्वनि कौन सी आपकी, अनुनासिक ही है। कौन सी ध्वनि, अनुनासिक ही है, जोंक। या फिर अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा एट, ठीक है, आदि, तो ये सारी ध्वनि आपकी क्या कहलाएगी, अनुनासिक। अब कैसे अनुनासिक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर अगर चंद्रबिंदु लगा हुआ दिखाई देगा तो आप काफी आसानी से पहचान जाओगे। ठीक है, और आपको प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं। जैसे नाक बंद करके आप बोलिए आंत, तो जो नाक से जो ध्वनि आ रही है ना वो किसके साथ आ रही है, आ के साथ। किसके साथ, आ के साथ। आपका क्या है, स्वर है, यानी कि उस स्वर के साथ जो नाक से ध्वनि आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, अनुनासिक। यहां पर भी आएगी नाक से, लेकिन स्वर के बाद आएगी, जैसे क ठीक है, तो कंकाल इसको हमने बोला। या जैसे कंधा, तो क न, तो वो जो न आया, यानी कि न हम नाक से ही बोलते हैं पंचम वर्ण भी, तो वो जो न आया वह हमारा किसके बाद आया, न, यानी कि न के साथ जो स्वर था उसके बाद। तो जब स्वर के बाद आए तब अनुस्वार। और इस तरह से आंत, गांव, सांप, इनमें आपने देखा होगा उस आ स्वर के साथ में नाक से एक ध्वनि आ रही है और उसी ध्वनि को हमने स्वर के साथ आ रही है, इसलिए क्या बोला, अनुनासिक। डिफरेंस इतना सा होता है बेटा कि जब मात्रा आपकी शिरोरेखा से ऊपर जाती है, जैसे ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ऐ की मात्रा, तो जब ऐसी मात्रा आपकी शिरोरेखा, ये जो लाइन होती है ना आपकी, ये जब आप शब्द के ऊपर खींचते इसी को बोला जाता है शिरोरेखा। तो इस शिरोरेखा के ऊपर जब लाइन जाती है बेटा, तो ध्यान रखना ऐसी कंडीशंस में चंद्रबिंदु ना लग करके सिर्फ हम बिंदु लगा देते हैं। फिर कैसे पहचानेंगे, तो नाक बंद करिए और बोलिए जोंक। ठीक है, तो जब आप नाक बंद करेंगे तो यह होगा जोक। क्या होगा, जोक।
और जब आप नाक खोलेंगे और इसका सही से उच्चारण करेंगे तो ये होगा जोंक, यानी कि इस ओ के साथ में जो नाक से साउंड आ रहा है, किसके साथ बेटा, ओ के साथ, ओ आपका क्या है, स्वर है, ओ आपका क्या है, स्वर है। तो इस स्वर के साथ जो नाक से साउंड आ रहा है ना, उसी नासिक की ध्वनि को जो स्वर के साथ आई उसी को हमने क्या कहा, अनुनासिक कहा। तो ध्यान रखना, अगर इस तरह से दे दे और आपको पहचानना है कि कौन सी अनुनासिक है और कौन सा अनुस्वार है, तो अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद उच्चारित होगा नाक से ही, क्योंकि वह नासिक की ध्वनि है, और अनुनासिक आपकी स्वर के साथ उच्चारित होगी। अब इसको पहचानने के लिए नाक बंद करना है और उच्चारण करके प्रैक्टिकल के माध्यम से आप काफी आसानी से समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दोनों का काफी अच्छे से बता दिया है, तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट बेटा, अगर इसके बाद बात करें विसर्ग की, तो देखिए विसर्ग तो आप सभी जानते हैं, जो ऐसे संस्कृत के शब्द होते हैं या तत्सम शब्द होते हैं, इनमें लास्ट में जो दो बिंदियां लगाई जाती है, जिसका उच्चारण किस रूप में होता है, ह के रूप में होता है। इन्हीं दो बिंदियों को हम किस नाम से जानते हैं बेटा, विसर्ग के नाम से जानते हैं। क्लियर। अगला अगर हम बात करें हलंत की, तो देखिए हलंत आपका क्या होता है, किसी भी व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए, यानी कि जब व्यंजन में से स्वर को आप अलग करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क है, इस क के साथ जो उच्चारण हो रहा है किसका हो रहा है, अ के साथ, यानी कि इसके साथ एक और कौन सी ध्वनि जुड़ी हुई है, अ। तो जब आप आपने इस क व्यंजन में से स्वर को अलग किया, तो इसके नीचे क्या लगाना होता है, हलंत लगाना होता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, का है, तो अब इस क व्यंजन तो क्या हो गया, अब का क व्यंजन वर्ण कौन सा हो गया, क। अब इसके साथ जो ध्वनि है कौन सी, आ, यह जो स्वर है इसको अलग करने के लिए आपको इसके नीचे क्या लगाना होता है, एक आड़ी तिरछी रेखा खींचनी होती है, और इसी आड़ी तिरछी रेखा को बेटा किस नाम से जाना जाता है, इसी आड़ी तिरछी रेखा को हलंत के नाम से जाना जाता है। कुछ शब्द होते हैं आपके जिनके अंत में इस तरह से आपका हलंत का प्रयोग होता है, और जो खड़ी पाई वाले व्यंजन नहीं होते हैं उनको जब आधा लिखा जाता है तो उनमें भी हलंत का प्रयोग होता है। नियम मैंने आगे मेंशन किया हुआ है, उसको भी समझेंगे कैसे होता है। तो ये आपका हलंत होता है, हलंत को भी आपको ध्यान रखना है। अगला होता है बेटा आपका आगत स्वर। अब देखिए आगत स्वर आपका क्या होता है, अंग्रेजी भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, जो हिंदी में प्रयोग तो बहुत ज्यादा प्रयोग में आने लग गए हैं। उनको जब हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो उनका उच्चारण सही करने के लिए हम जिस स्वर का प्रयोग करते हैं बेटा, उस स्वर को कहा जाता है आगत स्वर। और इस आगत स्वर के अगर चिन्ह की बात करें बेटा, तो इस तरह से एक अर्ध चांद लगा करके हम स्वर बना सकते हैं। जनरली अगर मैं बात करूं आपके आगत स्वर की, तो जो आपका आगत स्वर होता है कौन सा होता है बेटा, ये वाला। कौन सा होता है, ये वाला होता है, ओ। अब देखिए आगत स्वर कैसे हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते हैं, सबसे पहले तो वो समझते हैं। जैसे मान लो डॉक्टर है, अब डॉक्टर को अगर रोमन लिपि में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। ये तो लिपि कौन सी हो गई, डॉक्टर जो शब्द है कौन सी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है। अब इसको इस तरह से लिखा तो ये तो लिपि कौन सी हो गई, रोमन हो गई। लेकिन इसको लिखना हमें किस में है, लिखना इसको हमें हिंदी में है, देवनागरी लिपि में है। तो देखिए इस डॉक्टर को कैसे लिखा जाता है, इस डॉक्टर को लिखा जाता है इस तरह से। ये हो गया आपका डॉक्टर। अब जो ओ होता है उस ओ के लिए हम किसका यूज करते हैं, अर्धचांद का। किसका यूज करते हैं, अर्धचांद का। अब यहाँ पर देखिए मात्रा किसकी लगी हुई है बेटा, बड़े आ की। इस बड़े आ के ऊपर ये जो अर्धचांद है इसी को हमने क्या कहा, आगत स्वर, यानी कि सिंपल सा ये आपका क्या कहलाता है, आगत स्वर। और ये आगत स्वर का प्रयोग आपको ध्यान रखना, स्पेशली हमेशा और हमेशा अंग्रेजी भाषा के शब्द जो किस में लिखे हुए हैं, देवनागरी लिपि में। किस में लिखे हुए, देवनागरी लिपि में, उन्हीं में इनका प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर हो गया, अब डॉक्टर को हम देखिए ऐसे तो नहीं लिखते ना, ऐसे लिखते क्या हम, डॉक्टर नहीं लिखते, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस ओ के स्थान पर हम क्या करते हैं, अर्धचांद लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, अर्धचांद लगा देते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम बोलते हैं आगत स्वर। ठीक है, जैसे डॉक्टर हो गया, और भी कुछ शब्द यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कॉलेज हो गया, जैसे नॉलेज हो गया। ठीक है, अब ये सभी हमारे अंग्रेजी के ही है ना। जैसे अगर हम डॉक्टर की बात करें तो हिंदी में इसका वैद्य हो जाता है, और कॉलेज की बात करें तो महाविद्यालय हो जाता है हिंदी में, और नॉलेज यानी कि ज्ञान। तो ये सभी आपके अंग्रेजी के ही शब्द है, और ऐसे ही अंग्रेजी के शब्दों को हमने किस में लिखा, देवनागरी लिपि में। तो ध्यान रखना आगत स्वर आपका क्या होता है कि जब अंग्रेजी के शब्द हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं
तो उनको सही उच्चारण देने के लिए कौन से स्वर का प्रयोग होता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कौन से स्वर का होता है बेटा, आगत स्वर का प्रयोग होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा आगत स्वर के बाद, तो फिर आते हैं हमारे आगत व्यंजन। कौन से आ जाते हैं, आगत व्यंजन। अब जिस तरह से आगत व्यंजन है, आगत स्वर था, उसी तरह से आगत व्यंजन होगा। यानी कि जब उर्दू भाषा, कौन सी भाषा, उर्दू भाषा के कुछ शब्दों को हम क्या करेंगे, देवनागरी लिपि में लिखेंगे। अब उर्दू तो आप जानते हैं ना, इधर से इधर लिखते हैं, इधर से इधर, यानी कि देखिए ये तो हमारा हो गया दायां, दाएं से बाएं तरफ लिखते हैं, ठीक है, जबकि देवनागरी बाएं तरफ से दाएं तरफ लिखी जाती है। तो उर्दू तो आपकी इस तरह से लिखी जाती है इधर, है ना। तो उर्दू तो देखिए मैं जानता भी नहीं उर्दू के बारे में, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन उर्दू भाषा के कुछ शब्द जो होंगे, ठीक है, उनको जब हम देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो उनको भी सही उच्चारण देने के लिए उनके नीचे क्या लगा दिया जाता है बेटा, इस तरह से एक बिंदु लगा दिया जाता है जिसको बोला जाता है तल बिंदु या नुक्ता। क्या बोला जाता है उसको, तल बिंदु बोला जाता है या नुक्ता बोला जाता है। उसी को हम क्या कहेंगे, आगत व्यंजन। जैसे कुछ व्यंजन हमारे होते हैं ऐसे, क हो गया, ख हो गया, ग, ज, प, फ। तो जिन भी व्यंजनों के नीचे बेटा इस तरह से आपको नुक्ता दिखाई दे, ध्यान रखना वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं, वो हमारे आगत व्यंजन कहलाते हैं। अब ये व्यंजन हमें क्या बताते हैं वो ध्यान रखना। तो जैसे कुछ शब्द मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये हो गया आपका जिंदगी, क्या हो गया, जिंदगी, ठीक है, ये आपका हिंदी का शब्द है। लेकिन जब इस ज के नीचे हम इस तरह से नुक्ता लगा देंगे तो इसका उच्चारण भी बदल जाएगा। अब ये हो जाएगा जिंदगी, क्या हो जाएगा, जिंदगी। उच्चारण पर ध्यान देना, पहले था जिंदगी, अब था जिंदगी। यानी कि पहले मैं जी बोल रहा था, अब मैं जी बोल रहा हूं। यानी कि उस जी के साथ में एक झनकार उत्पन्न हो रही है मेरी जबान से, मेरी जो जीभ है इससे एक झनकार उत्पन्न हो रही है। और उर्दू भाषा की यही खासियत है कि उसके शब्दों में हमेशा झनकार होती है। तो उसी झनकार को रिप्रेजेंट करने के लिए इनके नीचे इस तरह से क्या लगा दिया जाता है बेटा, नुक्ता लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, नुक्ता। इसी को हम क्या बोलते हैं, आगत व्यंजन। जैसे ये हो गया हमारा गजल, क्या हो गया बेटा, गजल। जैसे देखिए, और अर्थ भी अलग होता है। जैसे ये हो गया हमारा जरा, जरा, जरा सा पानी देना, जरा सा पानी देना, यानी कि इसका अर्थ हुआ थोड़ा, कितना, थोड़ा या फिर कम। जबकि अगर इसको हम इस तरह से हिंदी में लिखेंगे बेटा, तो ये हिंदी वाला जरा है और ऊपर आपका उर्दू वाला जरा है। तो उर्दू वाले जरा का अर्थ हुआ थोड़ा या कम, जबकि इसका अर्थ होता है बेटा बुढ़ापा। हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, बुढ़ापा, या जो वृद्ध अवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है, जरा कहा जाता है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पहचानना है। ये नुक्ता होगा, यह हमेशा झनकार उत्पन्न करेगा, और झनकार उर्दू भाषा का विशेषता है। किसकी विशेषता है, उर्दू भाषा की, उर्दू भाषा के शब्दों में ही होती है। अब ये लिखे तो हमने देवनागरी लिपि में है, तो उर्दू भाषा के शब्दों को जब हम देवनागरी लिपि में लिखेंगे बेटा, उनके नीचे हमेशा ये क्या मिलेगा आपको, नुक्ता मिलेगा। और इसी को हम कौन सा व्यंजन बोलेंगे, इसी को बोला जाता है कौन सा व्यंजन, आगत व्यंजन। इसी को कहा जाता है बेटा आगत व्यंजन। अगला देखिए अवग्रह, अगला है आपका अवग्रह। अवग्रह क्या है, ये एक बहुत यहाँ पर देखिए अवग्रह आपने हो सकता है कभी सुना, पहले सुना नहीं होगा इसके बारे में। जब ओ के तुरंत बाद अ आता है, किसके बाद, ओ के तुरंत बाद क्या आता है, अ आता है, तो अ का लोप करने के लिए, अ का लोप करने के लिए अवग्रह यानी कि जो एस होता है अंग्रेजी का, इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, तो ध्यान रखना, जैसे आपकी अंग्रेजी है, अब अंग्रेजी में आपने बहुत सारे साइलेंट वर्ड सुने हैं ना, या साइलेंट कैरेक्टर हो गए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे अक्षर होते हैं अंग्रेजी में जो साइलेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। तो इसी तरह से हिंदी में भी जब ओ के तुरंत बाद क्या आता है, अ आता है। क्या आता है, अ आता है। इस ओ के तुरंत बाद अगर अ आएगा तो ध्यान रखना बेटा, ये जो अ है आपका साइलेंट हो जाएगा, और इसको साइलेंट बनाने के लिए फिर हम इस तरह से ना लिख करके इस तरह से लिखते हैं। क्लियर, कैसे, जैसे कुछ शब्द हम यहां पर लेते हैं, जैसे एक शब्द हमने लिया यहां पर सो अहम, सो अहम। अब देखिए बेटा, इस ओ यहां पर क्या है, स के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ओ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, ओ जुड़ा हुआ है।
इस ओ के तुरंत बाद क्या आया? अ आया। क्या आया? क्या आया बेटा? इस ओ के तुरंत बाद अ आया। और नियम क्या कहता है आपका कि अगर ओ के तुरंत बाद अ आता है तो इस अ को क्या कर दिया जाता है? साइलेंट कर दिया जाता है, उसका लोप कर दिया जाता है। उसके स्थान पर हम क्या रख देते हैं? इस तरह से अंग्रेजी का एस रख देते हैं और यह ऐसा का ऐसा ही। तो ये क्या बन जाए? अब इसको हम क्या बोलेंगे? सो अहम नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सोहम। क्या बोलेंगे? सोहम, यानी कि उस अ का उच्चारण नहीं होगा। या फिर एक और उदाहरण के माध्यम से मैं समझाता हूं। जैसे देखिए बेटा, ये हमने लिखा शिवो अहम। क्या लिखा? शिवो अहम। अब देखिए, ये जब इसका उच्चारण किया तो क्या हुआ? अभी उच्चारण इसका शिवो अहम। ठीक है, अब ओ के बाद अ आया तो ऐसी कंडीशंस में ध्यान रखना बेटा, ये ओ होगा। यहां पर क्या करेंगे? हम इस एस का, इस अवग्रह चिन्ह का प्रयोग करेंगे और अ का लोप कर देंगे और पीछे जो है ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ऐसी कंडीशंस में आपको ध्यान रखना है, ये जो शब्द है इसका जो मानक रूप है कौन सा है? ये वाला है। ये जो शब्द है इसका जो मानक रूप है कौन सा वाला हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। क्योंकि उस ओ के तुरंत बाद जब अ आता है तो अ को हमेशा क्या कर दिया जाता है बेटा? लोप कर दिया जाता है, उसको साइलेंट कर दिया जाता है। किसके माध्यम से? अवग्रह के माध्यम से। जो अंग्रेजी का एस वाला चिन्ह है ना बेटा, ये होता है आपका क्या? अवग्रह। क्या होता है? अवग्रह होता है। क्लियर? और कहीं कहीं पर प्लुत स्वर के रूप में भी ये प्रयोग होता है। वर्णमाला में मैंने काफी अच्छे से समझाया है प्लुत स्वर क्या होता है। तो ये तीनों चीजें, आगत स्वर, आगत व्यंजन और अवग्रह, ये तीनों चीजें आपकी काफी अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद बढ़ते अगले नियम के ऊपर। तो देखिए बेटा, अगला नियम आपका क्या कहता है? अगला नियम आपका क्या कहता है? ये जो तीन वर्ण होते हैं, अब इन तीनों वर्णों में कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। मैं यहां पर दिखाता हूं आपको, है ना? यहां पर लिख रहा हूं, ये जो री है आपका, ये ऋषि आपका ये वाला नहीं है, इसके साथ एक और इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से एक और जुड़ा हुआ है। ये जो ल है आपका, इस ल के साथ ये ऋषि की मात्रा जुड़ी हुई है, या ऊपर जो ल है इसके साथ में आपका ह जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली नियम आपका यही कह रहा है कि ये जो वर्ण होते हैं, देखिए हिंदी में किस ऋषि का हम यूज करते हैं? इस ऋषि का यूज करते हैं। जबकि इसके नीचे एक और ये जो डंडा खींचा हुआ है, किस तरह से? इस तरह से एक और जो डंडा खींचा हुआ है। इन तीनों वर्णों का जो प्रयोग होता है वो होता है किसमें? संचकत में। किसमें होता है? संचकत में। तो ध्यान रखना, जहां पर भी आपको ये तीनों वर्ण दिखाई दें, ये तीनों वर्ण का प्रयोग आपका हिंदी में नहीं होता है बेटा। इन तीनों वर्णों का जो प्रयोग होता है आपका हिंदी में नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, हिंदी के अंक। ठीक है, तो संविधान का जो आपका आर्टिकल है 343 और उसकी जो धारा है 1, या उसका जो सब आर्टिकल है 1, तो 343 1 के अनुसार जो संघ की भाषा है, उस संघ की भाषा में जिन भारतीय अंकों का यूज होता है ना बेटा, जो भारतीय अंक का प्रयोग किया जाता है वह उनका अंतर्राष्ट्रीय रूप होता है। उसके अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग होता है, ना कि उसके देवनागरी या अन्य रूपों का। ठीक है, ये कहता है। यानी कि सिंपल सा ध्यान देना मेरी बातों पर। मैं कुछ अंक यहां पर लिख रहा हूं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बेटा ये जो हिंदी है, हिंदी का ये है, तो हिंदी के ही अपने। अब इनका जो रूप है वो कौन सा रूप है बेटा? हिंदी का अंतरराष्ट्रीय। ये कौन सा रूप हो गया आपका? ये आपका अंतरराष्ट्रीय रूप हो गया। ठीक है, अब देवनागरी लिपि में तो इस तरह से लिखे जाते हैं, जैसे ये 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से 2, 1 मिनट, देवनागरी लिपि में इस 1 को इस तरह से लिखा जाता है समथिंग। 1 मिनट में यहाँ पर देवनागरी लिपि के, और ये जो 2 होता है इस 2 को इस तरह से, या ये जो 3 होता है इस तरह से, 4 इस तरह से प्रयुक्त होता है, 5 आपका इस तरह से प्रयुक्त होता है। तो ये जो लिपि है बेटा आपकी, ये कौन सी हो गई? ये हो गई आपके देवनागरी लिपि के अंक। कौन से? देवनागरी लिपि के अंक हो गए। एक होते हैं आपके रोमन अंक, जैसे 1, ये आपके हो गया 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 5। तो ये कौन सी लिपि होगी बेटा? ये होगी आपकी रोमन लिपि। कौन सी लिपि होगी? रोमन लिपि। तो ये नियम आपका ये कह रहा है कि सबसे पहले अगर बात आएगी प्राथमिकता की, तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी? इसके
जब भी बात होगी संघ की भाषा की, तो संघ की भाषा में जिन अंकों का प्रयोग होगा वह कौन से रूप का प्रयोग होगा, हिंदी के कौन से अंतरराष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होगा, ना कि देवनागरी के और ना ही रोमन लिपि के। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो अंतरराष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप को भी क्या कर सकते हैं, मान्यता दे सकते हैं, देवनागरी रूप को भी प्राधिकृत कर सकते हैं, लेकिन रोमन रूप का कहीं पर भी प्रयोग नहीं होगा। ये कहने का अर्थ है, क्लियरली समझ आया होगा। यानी कि जो संघ की राजभाषा है या संघ की भाषा में हिंदी के जिन अंकों का प्रयोग होगा तो वहां पर कौन से अंक लिखे जाएंगे बेटा, इस तरह के अंक लिखे जाएंगे, ना कि इन तरह के। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो इन देवनागरी रूप को भी क्या कर सकते हैं, वह प्राधिकृत कर सकते हैं, इनका भी प्रयोग वह प्राधिकृत कर सकते हैं। क्लियर, काफी अच्छे से समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं र के तीनों रूपों का प्रयोग। तो देखिए ये होता है आपका रेफ। क्या होता है, रेफ, जो ऊपर लगता है, एक इस तरह से लगता है और एक इस तरह से लगता है। एक तो आपका इस तरह से ऊपर लगता है ना, जैसे ये कुछ तो यहीं पर लिखे हुए हैं, कर्म हो गया, क्रम हो गया, ट्रक हो गया, कुछ और शब्द मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे शर्म हो गया, ठीक है। अब और इसके अलावा अग्र हो गया। अब देखिए अग्र, अब जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं ना बेटा, जैसे ये देखिए ग आपका क्या खड़ी पाई वाला है, तो खड़ी पाई वाले व्यंजन में ये एक ही बार डंडा लगता है, जबकि जो खड़ी पाई वाले व्यंजन नहीं होते, जैसे ट्रक हो गया, ठीक है, तो ट्रक में जब आप र लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे, ना कि आप अगर इस तरह से र का यूज कर रहे इस ट्रक में, तो एक मिनट, इस तरह से अगर आप यूज करके इस तरह से आपने र लगाया और आगे निकल गए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि शब्द आपके जैसे ड्रम है, तो ड्रम आपका किस तरह से सही होगा, ड्रम आपका इसी तरह से सही होगा, जैसे ये लिखा हमने ड्रम, तो इसमें ये आपका खड़ी पाई वाला व्यंजन नहीं है ना, तो इसके नीचे र के इस वाले रूप का प्रयोग होगा, ठीक है, जिसमें दो डंडे होंगे। जबकि यहाँ पर सिंगल डंडा अगर आप लगाओगे ट ठ ड ढ इनमें, तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये वाला वर्ण आपका देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया। कौन सा गलत हो गया, इसमें से आपका ये वाला वर्ण क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। तो इस तरह से चीजों को आपको ध्यान रखना है, र के रूपों का प्रयोग का भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट बेटा अगर इसके बाद बात करें, वर्णों की लिखावट में आपको हमेशा सावधानी बरतना है, ठीक है, ये आपके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। वर्णों की लिखावट में आपको सावधानी बरतना है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें एक वर्ण की, तो एक वर्ण लिखा हमने यहाँ पर ख, तो जब भी आप इस ख को लिखे, ठीक है, जब भी आप इस ख को लिखे तो ध्यान रखना जो भी वर्ण आप लिखोगे वह हमेशा पूरा लिखोगे। क्या लिखोगे, पूरा। अगर आप पूरा नहीं लिखते तो इसका अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर इस ख का एक पूरा लिखा और क्या लिखा, खाना, तो इस खाने का अर्थ हुआ क्या, भोजन। क्या हुआ, भोजन। अगर आप इसको इस तरह से लिखोगे ख को, तो ये बेटा पढ़ने में आएगा क्या, रवाना, ठीक है, क्या पढ़ने में आएगा, रवाना, और इसका अर्थ चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा बेटा आपका क्या, चले जाना। क्या बन जाएगा, चले जाना। तो ध्यान रखना वर्णों के लिखावट में भी आपको सावधानी बरतनी है। जिसकी जैसी बनावट है उसको उसी पूर्ण रूप में आपको लिखना है और उसी को आपको पूर्ण रूप में लिखा हुआ आपको मिलना चाहिए। नेक्स्ट है आपका शिरोरेखा तोड़ना। देखिए शिरोरेखा तोड़ना क्या होता है, कुछ वर्ण आपके ऐसे होते हैं जिनके ऊपर से शिरोरेखा तोड़ी जाती है। ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं। मानक शब्द को पहचानने में, वर्तनी में, शुद्ध शब्द को पहचानने में, या वर्तनी के हिसाब से या मानक शब्दावली के हिसाब से, ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हम यहाँ पर कर देते हैं। जैसे अ, आ, ओ, औ, थ, ध, भ, श, क्ष, श्र, एक कुछ वर्ण आपके ऐसे होते हैं बेटा जिनमें ऊपर शिरोरेखा तोड़ी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, यहाँ पर एक शब्द लिखते हैं हम अनार, ठीक है। अब इस तरह से अगर आपको लाइन दिखाई मिले तो ये शब्द का मानक रूप नहीं है, ये शब्द का मानक रूप नहीं है, ना ही ये शब्द आपका सही है। वर्तनी के हिसाब से भी ये शुद्ध आपका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस वर्ण के ऊपर से ये यहाँ पर हमारी शिरोरेखा तोड़नी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो शिरोरेखा स्टार्ट होगी कहाँ से होगी बेटा,
यहां से स्टार्ट होगी। अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये हमारा मानक शब्द नहीं कहलाएगा और क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरह से जैसे ये आ है, तो जैसे देखिए बेटा यहां पर हमने लिखा कोआ, यहां पर हमने क्या लिखा, कोआ लिखा। जैसे हमने यहां पर लिखा कोआ, तो जब हम इस तरह से कोआ लिखेंगे तो हम क्या गलती कर देते हैं, इसको पूरा इस तरह से मिला देते हैं। जब हम इसको इस तरह से मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका अमान्य हो जाएगा, ये मानक नहीं होगा। क्योंकि नियम आपका क्या कहता है, नियम आपका कहता है कि जब भी आप इन वर्णों का यूज करें तो इनके ऊपर से हमेशा शिरोरेखा को तोड़कर लिखना है। हमेशा शिरोरेखा को क्या करना है, तोड़कर लिखना है। तो ये वाला जो वर्ण होगा आपका ये मान्य होगा और ये वाला आपका गलत हो जाएगा, वर्तनी के हिसाब से भी और मानक शब्दावली के हिसाब से भी। इसी तरह से इन सभी वर्णों का, जैसे हम यहाँ पर लिखते तथा, तो तथा में भी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको शिरोरेखा को तोड़ना है। या जैसे आपने लिखा यहाँ पर क्या, अधर्म, तो आगे से ना लेकर के अपर से भी शिरोरेखा टूटेगी और यहाँ से भी आपकी क्या टूटेगी, शिरोरेखा टूटेगी। या जैसे आपने यहाँ पर लिखा आश्रम, तो जैसे आप यहाँ पर आश्रम लिखेंगे तो आपको पता होगा कि आ के ऊपर से भी शिरोरेखा टूटती है और श्र के ऊपर से भी क्या टूटती है, शिरोरेखा टूटती है। तो हिंदी में ये कुछ वर्ण हमारे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर से शिरोरेखा तोड़ना आवश्यक होता है, शिरोरेखा वहां पर टूटी होती है। अब होता क्या है एग्जाम में, जब इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है तो हम समझते हैं ये सही है, जबकि हकीकत में या वास्तव में ये क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। जबकि इसका सही रूप कौन सा हो जाता है बेटा, ये वाला हो जाता है। तो शिरोरेखा तोड़ना ये भी हमारा होता है। कुछ वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो बहुत कम वर्ण आपको ध्यान रखने हैं, अ आ ओ थ, जो भी आपके खड़ी पाई जैसे थ हो गया, ध हो गया, भ, श, क्ष, श्र, तो इन वर्णों के ऊपर से हमेशा शिरोरेखा तोड़कर ही आपको इस तरह से लिखना है और ये इनका शुद्ध रूप आपको पहचानना है। अगले नियम की अगर बात करें बेटा, तो दो हमारे जैसे एक तो ये वाली छोटी की हो गई और एक बड़ी की हो गई। इन दोनों की के प्रयोग में हमेशा स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर तो छोटी की का प्रयोग होता है और कहाँ पर बड़ी की का प्रयोग होता है। दोनों जगह पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर मिटाने के लिए मैं नियम लेकर के आया हूं। और देखिए नियम आपका क्या कहता है कि छोटी की का जो प्रयोग होता है वो इसके योजक रूप में होता है। योजक रूप में यानी कि दो वाक्यों या एक उपवाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए, यानी कि जो छोटी की काम करेगी वह हमेशा किसका काम करेगी बेटा, जोड़ने का काम करेगी। किसका काम करेगी, जोड़ने का काम करेगी। कैसे जोड़ने का काम करेगी, जैसे देखिए मोहन ने कहा कि वह कल नहीं जाएगा, एक उपवाक्य हो गया आपका, मोहन ने कहा, क्या कहा, वह कल नहीं जाएगा। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया किसके माध्यम से बेटा, की के माध्यम से। तो जब दो उपवाक्य, एक उपवाक्य दूसरा वाक्य या दो वाक्यों को जब जोड़ने की बात आएगी बेटा, तो उनके बीच में जिस की का प्रयोग होगा वह कौन सी की होगी, छोटी मात्रा वाली। कौन सी, छोटी ई की मात्रा वाली की होगी, यानी कि छोटी की आप उसको कह सकते हैं। और बड़ी की का प्रयोग कहाँ होता है, तो देखिए बड़ी की का प्रयोग होता है, एक तो जो आपका संबंध कारक होते हैं कौन कौन से, का, की, के। कौन से होते हैं संबंध कारक, का, की, के। तो एक तो संबंध कारक की स्त्रीलिंग रूप में होता है इसका प्रयोग, और दूसरा जो आपकी क्रिया होती है, क्रिया को करने के रूप में इसका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, यह किताब मोहन की है, यह किताब मोहन की है। तो देखिए अब यहाँ पर संबंध बता रहा है उस किताब और मोहन के बीच में कि वह जो किताब है किसकी है, मोहन की है। तो किताब का संबंध बताया मोहन से, तो संबंध बताने के लिए जिस की का प्रयोग होता है वह कौन सी की होती है बेटा, वह आपकी बड़ी की होती है, यानी कि बड़ी की मात्रा वाली की होती है। एक और, मोहन ने अभी पढ़ाई की। अब देखिए पढ़ाई करना, पढ़ाई करना, करना क्या हो गई, क्रिया। पढ़ाई करना, करना क्या हो गई, क्रिया। तो उस करना के स्थान पर हमने क्या यूज किया, की, यानी कि उस क्रिया के स्थान पर जो करना क्रिया होती है उस करना क्रिया के स्थान पर भी आप किसका यूज करते हैं, बड़ी ई की मात्रा वाली की का यूज करते हैं। तो इन दोनों की का आज से आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया कि ये छोटी की का और बड़ी की का जो प्रयोग होता है वो कहाँ पर होता है। छोटी की का प्रयोग ध्यान रहेगा कि दो उपवाक्यों को या एक उपवाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने में, जैसे यहाँ पर इन दोनों वाक्यों को जोड़ा किसने, की ने, और इसका होता है छोटी की का प्रयोग यहाँ पर
और बड़ी की का होता है कहाँ पर, एक तो संबंध बताने के लिए और दूसरा करना क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए। अगले नियम की बात करें बेटा तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त बनाने के लिए हमेशा उनकी खड़ी पाई हटा ली जाती है। अब आप कहेंगे सर खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से, तो देखिए जैसे क हो गया, ठीक है, तो इस क में ये जो डंडा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने कहा खड़ी पाई, इसी को हमने कहा खड़ी पाई। और नियम क्या कह रहा है कि अगर इसको आपको आधा बनाना है तो क्या करेंगे, आप उस खड़ी पाई को आप हटा लेंगे, ठीक है। या फिर जैसे देखिए अगला देखिए वर्ण, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ख, तो अब इस ख में ये जो आपको डंडा दिखाई दे रहा है ये क्या है बेटा, ये खड़ी पाई है। अब इसको आधा आपको बनाना है तो क्या करेंगे, आप इसको आधा बनाने के लिए आप उस खड़ी पाई को हटा देंगे, आप उस खड़ी पाई को हटा देंगे। जैसे एक और वर्ण यहाँ पर मैं ले लेता हूं, जैसे ज, तो इस ज में बेटा ये जो डंडा आपको दिखाई दे रहा है ये उसकी क्या है, उसकी खड़ी पाई है। अब इसको आधा बनाना है, इसको आधा बनाने के लिए उस खड़ी पाई को क्या कर देना है, हटा देना है। तो खड़ी पाई वाले व्यंजन में तो हम क्या करते हैं, उनको आधा बनाने के लिए खड़ी पाई हटा देते हैं। लेकिन कुछ व्यंजन आपके होते हैं बिना खड़ी पाई वाले, ठीक है, कुछ व्यंजन आपके होते हैं बिना खड़ी पाई वाले, ठीक है। तो बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन आपके कौन से होते हैं, मैं यहाँ पर हेडिंग में डाल देता हूँ, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं बेटा, तो जैसे ट हो गया, जैसे थ हो गया, जैसे एक आपका क वर्ग का ये ड हो गया, एक आपका हो गया बेटा छ, ठीक है, ये भी आपका बिना खड़ी पाई वाला है, इसमें पूर्ण रूप से खड़ी पाई नहीं है। इसके अलावा ये चलिए इसको एक अगर मैं क्रम में लिखूं तो एक व्यवस्थित क्रम में भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। जैसे आपका वहीं से शुरुआत करते, ये हो गया छ, ट, थ, ड, ढ, ठीक है। अब ये कुछ व्यंजन होते हैं आपके, इनमें आपकी खड़ी पाई नहीं होती है, इनमें आपकी खड़ी पाई नहीं होती है। तो खड़ी पाई वालों को आधा बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, वहां पर उनकी खड़ी पाई हटा लेंगे। लेकिन जिन व्यंजनों में खड़ी पाई नहीं होगी उनके लिए हमें क्या करना होगा, तो ध्यान रखना उनके लिए हमेशा नीचे हमें क्या लगाना होता है बेटा, हलंत लगाना होता है। क्या लगाना होता है, हलंत लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें, एक शब्द ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा मिट्टी, ठीक है। अब इसमें जो ट है कैसा है, आधा है, कैसा है, आधा है। तो इसको आधा बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके नीचे हलंत लगाना होगा, ना कि मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, ना ही इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, या ना ही मैं इसको इस तरह से आधा बनाऊंगा। इसमें खड़ी पाई है ही नहीं। जब खड़ी पाई नहीं है तो इसको आधा बनाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग होता है, शब्द के मध्य में भी या बाद में भी हलंत का ही प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, हलंत का प्रयोग होता है। जैसे बेटा एक और लिखते हैं हम गड्ढा, ये आपका हो गया गड्ढा, तो ये एक ड आपका आधा है। अब उसको आधा बनाने के लिए हमने किसका यूज किया, वहां पर हलंत का यूज किया। तो इस तरह से बिना खड़ी पाई वाले व्यंजनों को आधा या संयुक्त बनाने के लिए उनके नीचे हलंत का प्रयोग होता है, जबकि खड़ी पाई वालों के नीचे से क्या खड़ी पाई वालों के जो व्यंजन होते हैं उनसे उनके जो उनको आधा बनाएंगे तो उनकी जो खड़ी पाई होती है वो क्या कर ली जाती है, हटा ली जाती है। दूसरा देखिए, अब हमें कौन से रूप को प्राथमिकता देनी चाहिए ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा इनका जो परंपरागत रूप होता है, जैसे इस मिट्टी को हम बहुत बार इस तरह से लिखा हुआ देखते हैं, ठीक है, इस गड्ढे को हम बहुत बार इस तरह से लिखा हुआ देखते हैं। तो ये इनका होता है वैकल्पिक और ये इनका होता है कौन सा, परंपरागत रूप। कौन सा रूप होता है, परंपरागत। तो दोनों में से प्राथमिकता किसको दें, तो ध्यान रखना जब एक ऐसी कंडीशन हो कि दोनों साथ आए तो प्राथमिकता इनके परंपरागत रूप को दी जानी चाहिए, इनके इस वाले रूप को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्लियर। तो ये हो गया आपका खड़ी पाई वाले व्यंजनों का। किसी संयुक्त वर्ण, अगला नियम क्या कह रहा है आपका, अगला नियम कह रहा है किसी संयुक्त वर्ण के बाद, संयुक्त वर्ण यानी कि आधा वर्ण, किसी आधे वर्ण के बाद में अगर आधे वर्ण के बाद वाले जो वर्ण होगा उसके ऊपर अगर ई की मात्रा का प्रयोग होगा तो मात्रा उस आधे वर्ण के पहले से निकल करके
पूरे वर्ण तक जाएगी। सिंपल सा मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा अन्वती या अन्वित, क्या लिखा, एक इसको और सही से लिखता हूं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा अन्वित, अ न, और ये जो छोटी की मात्रा है ये हमने इस तरह से लगाई, तो एक तो ये हो गया अन्वित, और एक इसको हमें ऐसे नहीं लिखना है, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, अमान्य। ये क्या होता है आपका, गलत होता है। ये क्या होता है आपका, गलत होता है। इसको सही बनाने के लिए क्या करना होता है, ये जो आधा वर्ण होता है, ये जो छोटी की मात्रा इस आधे वर्ण के पहले से, यानी कि आधा वर्ण बाद में आएगा, और जिस भी वर्ण के ऊपर लगेगी उस वर्ण तक ले जाकर, यानी कि इसके ऊपर लगी तो यहां तक ले जाना है और इसको इस तरह से लिख देना है। तो ये मान्य शब्द कौन सा होगा बेटा आपका, ये वाला। कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो नियम आपका यही कह रहा है कि जब भी आधा वर्ण है और आधे वर्ण के बाद वाले वर्ण के ऊपर अगर छोटी की मात्रा लगनी है, तो उस आधे वर्ण के पहले से लेकर कहां तक, उसके बाद वाले वर्ण तक आएगी। कहीं कहीं पर इस तरह भी लिखा होता है, तो ध्यान रखना बेटा, ये भी इसका कौन सा रूप होता है, गलत रूप होता है। कौन सा होता है, गलत, क्योंकि वो जो मात्रा होती है वो पीछे वाले, यानी कि जिस वर्ण के ऊपर लगी होती है वहां तक ले जाना उसको अनिवार्य होता है। इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर। अगले नियम की अगर बात करें बेटा, तो अगला नियम है आपका र के साथ ऋषि की मात्रा का प्रयोग। ठीक है, यानी कि कभी भी र के साथ में ऋषि की मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब गलती हम कहाँ करते हैं, गलती हम करते हैं, जैसे एक शब्द लिया हमने श्रृंगार, क्या लिया, श्रृंगार। अब देखिए इस श्र के बारे में तो आप जैसे भी जानते हैं कि जो ये श्र है ये जो श्र है हमारा, ये श्र हमारा किससे मिलकर बना है बेटा, ये हमारा श धन र से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है, श धन र से। तो यहां पर आ रहा आपका कौन सा वर्ण, र, और उस र के साथ में हमने किसकी मात्रा लगा दी, ऋषि की मात्रा। जबकि नियम क्या कह रहा है कि र के साथ ऋषि की मात्रा का प्रयोग नहीं होगा, तो ये शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अगर शुद्ध रूप की बात करें बेटा, तो इसका शुद्ध रूप होगा कि ये जो नीचे वाला डंडा होता है ना, ये प्रेजेंट करता है किसको, र को। किसको प्रेजेंट करता है, इस र को। तो उस र को ना लगा करके ऋषि की मात्रा का आप प्रयोग कर लें, तो आपका जो श्रृंगार होगा कौन सा वाला सही होगा, ये वाला। कौन सा वाला श्रृंगार सही हो जाएगा आपका, ये वाला श्रृंगार आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। और ये वाला क्या होता है, गलत होता है। तो इन छोटी छोटी गलतियों का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। छोटी छोटी गलतियों का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर। अगला देखिए बेटा, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह, संज्ञा के साथ कारक चिन्ह को पृथक करके, संज्ञा के साथ कारक चिन्ह को जोड़ करके लिखा जाता है, जबकि सर्वनाम, हाँ, अलग करके। संज्ञा के साथ में कारक चिन्ह को अलग करके लिखना चाहिए और सर्वनाम के साथ में जोड़ करके लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें राम, तो राम क्या है, संज्ञा, और ने आपका क्या है, कारक ही है ना। ने आपका क्या है, कारक है। ठीक है, तो राम ने, या जैसे राम को, जैसे राम से, जैसे राम का। ठीक है, ऐसे बहुत सारे। तो इनमें ध्यान रखना है आपकी संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ में जो कारक चिन्ह आएंगे ना, ये आपके अलग होकर के आएंगे। जबकि संज्ञा के स्थान पर हम क्या प्रयुक्त कर सकते हैं, सर्वनाम। ठीक है, जैसे यहाँ पर राम के स्थान पर जब हम उसने लिखेंगे, तो ये जो उसने होगा ये इसी सर्वनाम के, यानी कि जो ने कारक चिन्ह होगा ये सर्वनाम के साथ आएगा। जैसे यहाँ पर उसने हो गया, उसको हो गया। ठीक है, इसके अलावा राम से, यानी कि उससे, उसका। तो ये आपको इस यहाँ पर ध्यान रखना है कि बेटा हमेशा क्या ध्यान रखना है आपको, कि अगर संज्ञा है और संज्ञा के साथ इस तरह से कारक चिन्ह साथ में जुड़ा हुआ दिखाई दे, तो शब्द गलत हो जाएगा। और हमेशा से, क्योंकि संज्ञा के साथ में जो कारक चिन्ह या जो कारक प्रयुक्त होते हैं वो अलग करके लिखे जाते हैं, तो इसका सही रूप है। जबकि यहाँ पर हमने लिखा तुम, तो तुम आपका क्या है बेटा, सर्वनाम है। अब तुम के साथ अगर हमने ने अलग से लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि सर्वनाम के साथ में जो कारक आते हैं वो साथ में जुड़ करके आते हैं और संज्ञा के साथ अलग होकर के आते हैं।
तो इस नियम का भी आपको क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। इस नियम को भी काफी अच्छे से आपको यहाँ पर समझना होगा। इसके बाद बेटा अगर नेक्स्ट बात करें योजक चिन्हों का प्रयोग, ठीक है, योजक चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो योजक चिन्हों का प्रयोग जो होता है आपका, ये होता है आपके द्वंद्व समास के पदों के मध्य। किसके मध्य? जो आपका द्वंद्व समास होता है उनके पदों के मध्य। द्वंद्व समास में आपसे भी जानते क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो जब दोनों पद मुख्य हो, दोनों पद प्रधान हो, जैसे राम लखन, तो इनके मध्य हमने इस योजक चिन्ह का, माता पिता दोनों पद प्रधान है, खाना पीना दोनों क्रियाएं प्रधान है, हंसी मजाक दोनों प्रधान है, खेलना कूदना यहाँ पर भी दोनों पद प्रधान है। तो ऐसी कंडीशंस में जब दोनों पद आपके प्रधान हो तो वहां पर उनके बीच में हमेशा किसका प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला योजक चिन्ह का प्रयोग होता है बेटा समानता सूचक, समानता दर्शाने के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए तुम सा, तो तुम सा, जैसे यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं लिखा तुम सा, अगर ऐसा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जैसे तुम सा यानी कि तुम्हारे जैसा या तुम्हारे समान, तो ये सा सी से जो होते हैं आपके समानता सूचक होते हैं। तो किसी भी शब्द के साथ में जब इनका प्रयोग होता है तो उनके बीच में हमेशा योजक चिन्ह लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, योजक चिन्ह लगाया जाता है। अगला है कठिन संधियों से बचने के लिए। अब यहाँ पर ये जो शब्द लिखे हुए इनको थोड़ा सा सही फॉर्मेट में लिख लेना। जैसे ये क्या लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ आपका द्विअक्षर, क्या लिखा हुआ है, द्विअक्षर। नीचे आपका लिखा हुआ है द्विअर्थ, क्या लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है द्विअर्थ, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत, चलिए ये हमने लिखा द्विअक्षर। तो देखिए अभी हमने पढ़ा शिरोरेखा तोड़ना है, तो इस तरह से आपको इसको शिरोरेखा तोड़कर लिखना है पहली बात तो, ठीक है। इसी तरह से नीचे आपका लिखा हुआ है द्विअर्थ, यहाँ पर आपकी शिरोरेखा टूटेगी। इसी तरह से नीचे आपका लिखा हुआ है त्रिअक्षर। तो ये कठिन संधियां होती है, तो इन कठिन संधियों के मध्य भी आप किसका यूज कर सकते हैं, इन कठिन संधियों के मध्य भी आप किसका यूज कर सकते हैं, योजक चिन्ह का। तो कठिन संधियां, जो कठिन वर्ड होते हैं, कठिन संधियां होती है, उनके मध्य भी हम यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह का प्रयोग तीन चीजों में आपको ध्यान रखना है। एक तो द्वंद्व यानी कि जहां पर दोनों पद दोनों क्रियाएं प्रधान हो उनके मध्य, जब समानता दर्शाने के लिए सास सी से का प्रयोग उनके पहले, और कठिन संधियों के मध्य में किसका प्रयोग होता है, योजक चिन्हों का वहां पर प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगले नियम की बात करें बेटा, तो ये वाला, वाला क्या है आपका, एक प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय। इस वाला प्रत्यय का प्रयोग कब तो हम जोड़कर करें और कब हम तोड़ करके करें, यानी कि कब हम शब्द के साथ करेंगे और कब हम शब्द के बाद करेंगे। तो ये कह रहा है कि वाला शब्द का प्रयोग क्रिया के साथ अलग करके, यानी कि क्रिया के साथ उसको अलग करना है और संज्ञा तथा विशेषणों के साथ जोड़कर करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे घर जाने, तो ये जाना आपकी क्या हो गई बेटा, जाना आपकी क्रिया हो गई। तो क्रिया के साथ अलग करके, यानी कि अगर हम इस तरह से लिखेंगे जाने वाला, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जाना आपकी क्या है, क्रिया, और इस वाला प्रत्यय का प्रयोग हमेशा क्रिया के साथ अलग करके किया जाता है। कैसे किया जाता है, अलग करके किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा जाना, तो इस जाना को हम कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पर अलग करके लिखेंगे जाने वाला। तो सही कौन सा होगा, ये वाला होगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं हिंदी पढ़ने वाला हूँ, अब देखिए बेटा पढ़ना आपकी क्या हो गई, पढ़ना हमारी हो जाती है क्रिया, और वाला जो प्रत्यय है आपका इससे अलग होकर के होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें पढ़ने वाला, तो ये जो पढ़ने वाला होगा ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि पढ़ना तो आपकी क्या है, क्रिया है, क्या है, क्रिया, और इस क्रिया के साथ इस वाला को अलग करके लिखा जाता है। किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है जैसे पढ़ने वाला। क्लियर हुआ। अगला देखिए बेटा, तो ये तो आपको ध्यान रखना है, वाला प्रत्यय का प्रयोग एक तो क्रिया के साथ अलग करके, दूसरा जैसे देखिए सब्जी, सब्जी आपकी क्या हो गई, संज्ञा हो गई। दूध, ये भी आपकी क्या हो गई, पदार्थवाचक संज्ञा। चाय, ये भी आपकी क्या हो गई, संज्ञा। तो संज्ञा और विशेषण के साथ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जी वाला, तो ये संज्ञा है आपकी, और संज्ञा के साथ में हमेशा वाला प्रत्यय जोड़ करके प्रयुक्त होता है।
अगर आपको लिखा हुआ दिखाई दे इस तरह से सब्जी वाला अलग करके, तो ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, गलत हो जाता है। इस वाला प्रत्यय का प्रयोग क्रिया के साथ हमेशा अलग करके होता है इस तरह से, और किसी भी संज्ञा विशेषण के साथ में इस तरह से जोड़ करके होता है। तो वाला प्रत्यय का आपको ये वाला नियम ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, लास्ट नियम बचा है आपका श्रुति मूलक य और व का प्रयोग। अब ये श्रुति मूलक य और व आपके क्या होते हैं, तो देखिए मैं कुछ शब्द यहाँ पर लिख रहा हूं, कुछ शब्द हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे हमने लिखा नहीं, हमने लिखा गई, हमने लिखा आई, या फिर आवे, या फिर जावे, या फिर गावे। तो देखिए बेटा, अब आपने कहीं कहीं पर इस नई को इस तरह से भी लिखा हुआ दिखाई दिया होगा, और कहीं कहीं पर नई आपको इस तरह से भी लिखी हुई दिखाई देती है। गई आपको इस तरह से भी दिखाई देती है और इस तरह से भी लिखी होती है। इसी तरह से हम आई को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से। आवे को कैसे लिख सकते हैं, आवे को हम आए भी लिख सकते हैं। जावे को हम जाए भी लिख सकते हैं। गावे को हम गाए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है बेटा, डिफरेंस यहाँ पर ये होता है कि ये जो ऊपर वाला रूप होता है इनका, ये होता है इनका कौन सा रूप, वैकल्पिक रूप। कौन सा रूप होता है, वैकल्पिक रूप होता है। और ये जो नीचे वाला होता है आपका कौन सा होता है, ये परंपरागत रूप होता है। तो जब बात आएगी दोनों में से मान्यता की, तो हमें प्राथमिकता किसको देनी है बेटा, इन वाले को, यानी कि इनके परंपरागत रूपों को यहाँ पर प्राथमिकता देनी है। यानी कि इनके स्थान पर हमें इनका प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए। एक बात, लेकिन कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनके साथ में इनका आना जरूरी होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें स्थाई की, तो स्थाई आपका हमेशा इसी तरह से लिखा जाएगा। अगर आप इस स्थाई को इस तरह से लिखोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही वाला कौन सा है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है। या फिर अगर हम बात करें अवयव की, तो अवयव आपका इसी तरह से लिखा जाएगा। तो कुछ शब्द आपके ऐसे होते हैं जिनमें आपका इनका प्रयोग होता है, जैसे स्थाई। लेकिन श्रुति मूलक का अर्थ क्या होता है कि सुनने में जब समान लगे, जैसे यहाँ पर नई है और नई है, तो दोनों में से ये ऊपर वाला वैकल्पिक रूप होता है और नीचे वाला आपका परंपरागत रूप होता है। तो हमें मान्यता किसको देनी है, परंपरागत रूप को मान्यता देनी है। तो इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको वर्तनी के अगर ये नियम ध्यान में है, तो आपकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते हैं। एंड आपकी जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स का मेन पार्ट है, तो उसमें भी आपको इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए मानक शब्दों को पहचानना है और आपको सही करना है। तो चलिए, ये आपकी मानक शब्दावली कंप्लीट होती है। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।